एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं डिस्कशन हमारे टेस्ट के बारे में जो आप सबके लिए व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर कराया गया था। इस टेस्ट में बच्चों हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपके चाहे पीआरटी एग्जाम हो, DSSB का, चाहे केवीएस का हो, चाहे आपका कोई भी लेवल का टेट एग्जाम हो, हर जगह से हम क्वेश्चंस को रेफर करके फिर आपका ये टेस्ट पेपर प्रिपेयर करते हैं ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए और आप एग्जाम में हर तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। तो चलिए ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स जानने की कोशिश करेंगे एंड सीखेंगे कि किस तरीके से आप एग्जाम में टाइम बचा के अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम बच सके और आप उस टाइम को फिर कहीं और जगह यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following can be considered as a contribution of कोलबर्ग थ्योरी? आपको कोलबर्ग की थ्योरी में पढ़ाया गया था, तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कोलबर्ग की थ्योरी से रिलेट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है His belief is that children are moral philosopher। उनका कहना था कि जो बच्चे हैं वो फिलोसफर हैं, मोरालिटी से रिलेटेड, मतलब कि जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं मोरालिटी पे। अब आप बताइए, क्या जो बच्चे होते हैं वो बड़ा बड़ा ज्ञान दे सकते हैं मोरल वैल्यूज पर? नहीं दे सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डीप स्टडी चाहिए एक मॉरल फिलोसफर बनने के लिए। तो ये ऑप्शन तो आपका डायरेक्टली यहाँ पर गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। His belief has supported an association between cognitive maturity and moral maturity। उन्होंने बोला है कि एक रिलेशन होता है किसके बीच में? कॉग्निटिव मेच्योरिटी के बीच में एंड मोरल मेच्योरिटी के बीच में। अब इसका मतलब क्या है? कॉग्निटिव मेच्योरिटी मतलब आपका दिमाग जैसे जैसे धीरे धीरे विकसित होता है। अब आप क्या होते हैं, धीरे धीरे आप मैच्योर होते हैं। पहले आप थोड़ी सी बचपन वाली हरकतें करते हैं, फिर धीरे धीरे आपके अंदर समझदारी आने लगती है, उसी को हम बोलते हैं मैच्योरिटी। अब कॉग्निटिव यानी कि आप जब दिमागी रूप से धीरे धीरे समझदार होते जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी यानी कि दिमागी रूप से समझदार होना और मॉरल मैच्योरिटी, और मतलब कि हम किस तरीके से नैतिकता अपने अंदर विकास करते हैं, इन दोनों के अंदर जो है एक रिलेशन होता है। चलिए ये तो हमें एकदम ठीक लग रहा है, क्योंकि कोलबर्ग की थ्योरी के सामने क्या पढ़ा था, अलग अलग लेवल्स पढ़े थे, अलग अलग स्टेजेस, कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी मोरालिटी इंप्रूव होती जाती है। जैसे पहले वो सिर्फ इस बात पे जज करता है कि मुझे डांट ना पड़े, मुझे पनिशमेंट ना मिले, या सोसाइटी के नियम क्या है। तो आपने क्या देखा, धीरे धीरे बच्चे का भी दिमाग का विकास हो रहा है ना। तो जैसे जैसे बच्चे का दिमाग का विकास होगा, उसी के साथ साथ उसकी जो मोरालिटी है वो भी डेवलप, यानी उसकी नैतिकता है उसका भी डेवलपमेंट होता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल कोलबर्ग की थ्योरी के हिसाब से फिट बैठता है। अब देखिए, जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो आप इसके आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा 50% ठीक है, 50% राइट मतलब रॉन्ग है, तो आप आगे के ऑप्शन देखिए। नहीं तो क्या करना है, हल्का सा सिर्फ रीड मार लेना ऑप्शन, उनको प्रॉपरली एनालाइज मत करने लग जाना। अभी क्या है, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया इसलिए इतना टाइम लग गया, लेकिन अगर मैंने थ्योरी को ढंग से समझाया तो मुझे समझ आ जाएगा कि जो बच्चे की मोरालिटी होती है वो धीरे धीरे विकसित होती है। अब कॉग्निटिव मेच्योरिटी यानी दिमाग में विकास होगा, जब भी तो धीरे धीरे मोरालिटी में विकास होगा ना। तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन बी। करेक्ट है यहाँ तक। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज अ टीचर who firmly believes in social constructivist theory of Lev Vygotsky। एज अ टीचर यानी कि मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप जो है वाइगोट्स्की की थ्योरी में बिलीव करते हैं, तो आप इनमें से कौन सा एक मेथड यूज करेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद आप सबने क्वेश्चन पहले देखा हुआ है, या फिर आपने कहीं प्रैक्टिस में या फिर कहीं टेस्ट में। देखते हैं कि क्वेश्चन देखे होने के बावजूद कितने बच्चों का सही होता है और कितने बच्चों का गलत होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जिन बच्चों का ये आंसर गलत है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रिवीजन में कमी है, तभी ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है। अब आप देखिए हम कैसे रिलेट करेंगे।
जो वाइगोत्स्की थे वो किस में बिलीव करते थे, मिलजुल कर काम करने में बिलीव करते थे, मतलब सोसाइटी में इंटरेक्ट करो, कल्चर में इंटरेक्ट करो, इस हिसाब से काम करते थे। अब यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन में से मुझे फर्स्ट ऑप्शन ही दिख गया, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है, हम बच्चों को ग्रुप्स बनाकर दे देते हैं कि उनको ग्रुप्स में काम करना चाहिए, तो इसके हिसाब से हमारा देखिए पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या निकल के आएगा बच्चों, यहाँ से आएगा आपका आंसर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Question number 3. A child argues that Hinz shouldn't steal the drug medicine that can save his wife because he will be caught and sent to the jail if he does so. According to Kohlberg, which stage of moral understanding does the child fall under? आप सबको मैंने हिंस डिलेमा के बारे में पढ़ाया था कि वहां पर एक सिचुएशन थी कि उसको अपनी वाइफ के लिए दवाई चाहिए, लेकिन जो दवाई है वो बहुत ज्यादा महंगी मिल रही है। तो हिंस क्या करे, क्या वो दवाई चोरी कर ले या ना करे? ठीक है, तो यहीं पे बोला गया कि एक बच्चा बोलता है कि नहीं, हिंस को दवाई नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो वो जेल जाएगा। तो आपको बताना है कि कोलबर्ग की थ्योरी के हिसाब से किससे रिलेट करता है। अब आप सीधे देखिए, यहाँ पर बात हुई है जेल जाने की, और जेल जाना क्या होता है, एक पनिशमेंट होता है। जब आप कोई क्राइम करते हैं तो उसके बाद आपको पनिशमेंट मिलती है कि आप जेल में जाते हैं। ठीक है, तो अब ये कहां से रिलेट कर रहा है, सीधा सीधा ये रिलेट करता है हमारे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन से। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक कंफ्यूजन और क्लियर कर देती हूँ। आप सब बोल सकते हैं कि मैम कि क्राइम करना तो लॉ के अगेंस्ट होता है, तो ये सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग में भी तो जा सकता है ना। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आपको बाय लॉ मेंशन नहीं है। अगर कहीं पर भी आपको बाय लॉ या फिर बाय रूल्स ऑफ द सोसाइटी ऐसा कुछ करके अगर आपको मेंशन होता तो आप इसका आंसर लगाते सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। क्लियर है? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर एग्जाम के टाइम पे कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन रह गई तो वहां पर आपके लिए बहुत बड़ा आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजे थ्योरी इज दैट, जीन पियाजे यानी जो हमारे पियाजे साहब है उनके हिसाब से क्या बात सही है। सबसे पहला कि जो बच्चों की थिंकिंग होती है वो अडल्ट से ज्यादा होती है। अब देखिए अडल्ट से ज्यादा तो नहीं होती ना, हम ये नहीं कह सकते कि अडल्ट की ज्यादा है या बच्चों की कम है, अब या अडल्ट की कम है, ऐसा हम नहीं कह सकते। कई बार आपने देखा होगा बच्चे ऐसी बात कह देते हैं कि बड़े बड़ों की समझ में वो बात नहीं आती। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि अडल्ट की थिंकिंग जो है सुपीरियर है या फिर चाइल्ड की थिंकिंग सुपीरियर है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट तो इस हिसाब से गलत हो गया। नेक्स्ट है कि जो बच्चों की थिंकिंग है वो क्वांटिटेटिवली ज्यादा होती है। समझिए, मतलब कि क्वांटिटेटिवली डिफरेंट होती है, मतलब कि अडल्ट अलग क्वांटिटी में सोचते हैं, बच्चे अलग क्वांटिटी में सोचते हैं। अब क्या ऐसा हो सकता है कि जो अडल्ट है वो तो इतना सारा सोचता है, जो बच्चा है वो इतना से सोचता है। ये हो सकता है कि सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सोचते सब है। बच्चे अपने खेल खेल में पता नहीं कहाँ चांद सूरज पर चले जाते हैं। तो क्वांटिटेटिवली अलग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट। यस, ये इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे? यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि बच्चों की थिंकिंग अडल्ट के हिसाब से क्वालिटी में अलग होती है। जैसे कि जो बड़े होते हैं वो लॉजिकल सोचते हैं या वो एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त तरीके से सोचते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो पहले इमेजिनरी सोच में जाते हैं फिर कंक्रीट में जाते हैं। तो क्या हुआ, क्वालिटी अलग अलग है सोचने की। क्वांटिटी सेम, मतलब क्वांटिटी किसी की भी ज्यादा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वालिटी अलग है। तो इसके हिसाब से आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी। अब आप देखना आज के टेस्ट में आप एक खास बात देखना कि कॉन्सेप्ट बच्चों वो ही हैं जो आपको सब पढ़ाए हुए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करके ऐसा लगता है कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं। लेकिन बात क्या होती है, आपने कॉन्सेप्ट तो समझ ली लेकिन उनको अप्लाई करना आना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए कॉन्सेप्ट्स को। सारे घूम फिर के टॉपिक रिलेट उन्हीं चीजों से करते हैं, बस उनकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है।
घुमा फिरा के कान पकड़ के मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और आप सब वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ठीक है, मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा कि मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराऊं। अब आप देखो ये चैप्टर नंबर 1 है, ये कितनी बार जीन प्याजे कितनी बार आपका टेस्ट ले लिया, लेकिन हर बार आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज ईदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन अ रिवॉर्ड। आप बार बार एक बच्चे को बोल रही है चलो ये याद करो याद करो, अगर तुम याद करोगे तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, या फिर अगर तुमने याद नहीं किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। आप बार बार बच्चे को एक तरीके से फोर्स कर रहे हैं, चाहे आप पनिशमेंट का डर दिखा के कर लीजिए, चाहे आप रिवॉर्ड का लालच देके कर लीजिए। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहला ऑप्शन है कि जो बच्चे का एक्सट्रिंसिक यानी कि जो बाहरी रूप का मोटिवेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए बच्चे को हम रिवॉर्ड दे रहे हैं तो इससे बच्चे का एक्सट्रिंसिक यानी जो बाहरी रूप है वो मोटिवेशन कैसे डिक्रीज होगा? वो तो नहीं होगा। इससे क्या हम अगर रिवॉर्ड दे रहे तो बच्चे का उल्टा बढ़ सकता है, डिक्रीज थोड़ी ना होगा। रिवॉर्ड तो बाहरी रूप से आ रहा है तो वो इंक्रीज हो सकता है, यानी डिक्रीज तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ेगा। अब आप बच्चे को बार बार कह रहे हो तुम्हें पढ़ना है क्योंकि तुम्हें पनिशमेंट मिल जाएगी, नहीं तो तुम्हें रिवॉर्ड मिल जाएगा। ये क्या है? ये इंटरेस्टिंग से तो रिलेट नहीं करते ना। इंटरेस्टिंग में क्या होता है, जहां पर बच्चा अंदर से मोटिवेटेड होता है उसे बाहर से आपको कोई लालच देने की जरूरत नहीं होती है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए ए और बी ये तो दोनों हमारे गलत हो गए। अब देखते हैं सी ऑप्शन। इससे क्या होगा, बच्चे की मास्टरी आ जाएगी सब्जेक्ट के ऊपर। अब आप किसी बच्चे को हर बार 2 टॉफी दे लो तो कोई गारंटी है कि वो मास्टरी हासिल कर लेगा? कई बार क्या होता है स्कूल में कितना भी पनिशमेंट दे लो बच्चे वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई सुधार नहीं आता। तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसकी वजह से बच्चों के अंदर मास्टरी आ जाएगी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बचा क्या हमारा ऑप्शन डी। ये तो सही है लेकिन कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। इसमें है कि बच्चों का जो नेचुरल इंटरेस्ट है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या होगा, एक दो बार तो अच्छा लगता है, मतलब कि मुझे पनिशमेंट मिली नहीं तो मैं याद मतलब ये मुझे याद करना जरूरी है, नहीं तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। अब क्या एक दो बार तो डर लगेगा, लेकिन जब बार बार पनिशमेंट देते जाओगे ना तो बच्चों को फर्क नहीं पड़ेगा। उनके अंदर का इंटरेस्ट उनकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे को फोर्स कर रहे हैं याद करने के लिए। और जब भी बच्चे को फोर्स किया जाता है तो उसके अंदर की खुद की क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following behaviors characterize the concrete operational stage as proposed by Jean Piaget? इनमें से कौन से पॉइंट आपके कंक्रीट ऑपरेशनल यानी कि जो आपके ठोस परिचालन जो आपकी स्टेज होती है उसके हिसाब से सही है? पहला है हाइपोथेटिक डिडक्शन रीजनिंग यानी कि प्रीपोजिशनल थॉट। अब आप क्या देखना, आधे बच्चे ना कंफ्यूज हो गए, अरे ये क्या लिख दिया मैम ने, तो समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। हाइपोथेटिक डिडक्शन रीजनिंग, डिडक्शन और हाइपोथेटिक मतलब कि हाइपोथेटिकली सोचना। आपको मैंने हाइपोथेटिकली का मतलब बताया ना। हाइपोथेसिस आप इमेजिन करते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, और जहां पर आप चीजों को इमेजिन करते हैं वहां पर कौन सी थिंकिंग आती है आपकी? वहां पर आती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो कंक्रीट का नहीं होती है पार्ट, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन बी कंजर्वेशन। यहाँ तो देखो मुझे मतलब बाकी ऑप्शन से समझाने की जरूरत भी ना पड़े, सीधा सीधा आपको याद है कंक्रीट में कंजर्वेशन बच्चे को आ जाता है। कंजर्वेशन मतलब आपने एक स्टिक ली, ठीक है, और आपने अगली बार इसी स्टिक के 4 हिस्से कर दिए, और जब सेम है देखो से साइज सेम है दोनों स्टिक का, आपने सेम स्टिक के 4 हिस्से कर दिए, लेकिन जब बच्चे को बोलेंगे कि बताओ किसमें ज्यादा है तो बच्चा बोलेगा इसमें ज्यादा है। क्योंकि बच्चे ना मतलब क्वांटिटी देखते हैं, वो उनका लेंथ क्या है वो सेम है वॉल्यूम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंक्रीट ऑपरेशन में क्या होता है, बच्चे के अंदर ये कंजर्वेशन की क्वालिटी आ जाती है। तो यानी कि जिस आंसर को हम ढूंढ रहे हैं वो होगा हमारा आंसर बी। लेकिन एक बार ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी भी समझ लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना
लैंग्वेज बच्चों को उसको कंफ्यूज करेगी। अगला है डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन समझने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्योंकि साथ में लिखा है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये किससे रिलेट करता है, सेंसरी से रिलेट करता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता था। नेक्स्ट है मेक बिलीव प्ले, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, यानी कि जहां पर आप एनिमिज्म करते हैं। एनिमिज्म में क्या करते हैं, आप नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग थिंग्स बना देते हैं, मतलब कि मेक बिलीव प्ले मतलब कुछ भी है उसको सच बना देना। तो ये किससे रिलेट करता था, आपका प्री ऑपरेशनल से रिलेट करता था। तो यहाँ पे देखिए आपके तीनों आंसर ये रॉन्ग हो जाते हैं और आंसर क्या बचता है, ऑप्शन बी, यानी कि कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन। क्लियर है, आगे बढ़े यहाँ से। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो मैं बार बार बोलती हूँ तो पूछ लिया करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Which of the following theorists, while viewing children as active seekers of knowledge, emphasized the influence of social and cultural content on their thinking? इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैंने पढ़ दी, लेकिन कहां से आंसर निकलेगा, आंसर निकलेगा यहां से। किसने बात करी थी, वाइगॉट्स्की ने बात करी थी। पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कीवर्ड से आंसर निकालना सीखो, कंफ्यूज नहीं होना कि अरे ये स्टेटमेंट किसने बोल दी किसने बोल दी। हमें पता है कि सोशल और कल्चरल के बारे में वाइगॉट्स्की साहब बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8, which is an example of autonomy versus shame and doubt stage। आपको एरिक्सन की थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें अलग अलग स्टेजेस पढ़ाए थे आपको मैंने, तो आपको बताना है कौन सा ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट से रिलेट करता है। सबसे पहले समझेंगे ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में हमने क्या पढ़ा था। ये क्या होता था, यहाँ पर एक बच्चा जब खुद से अपने काम करने की कोशिश करता था, ठीक है, तो वह आपका ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में आता था। अब देखते हैं कि कौन सा पॉइंट है जो इससे रिलेट करता है। एक टीनेजर जो अलग अलग फैशन और हेयर स्टाइल ट्राई कर रहा है। अब टीनेजर तो ऑटोनॉमी में आता ही नहीं है, क्योंकि आपको एज ग्रुप पढ़ाई गई थी, तो टीनेजर ऑटोनॉमी से रिलेट नहीं करता है, तो बाकी तो जरूरत ही नहीं है, इससे आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है कि एक प्री स्कूलर। अब देखो यहीं से ना आपका करेक्ट हो जाएगा, ना तो आपका मिडिल स्कूलर ना ही आपका टीनेजर, ये एज ग्रुप के बच्चे आपके ऑटोनॉमी से रिलेट नहीं करते हैं। जो प्री स्कूलर का बच्चा होता है वो आपका ऑटोनॉमी से रिलेट करता है। और देखिए बात भी सेम की है, जहां पर बच्चा अपने कपड़े खुद अपने आप पसंद करना चाहता है कि मुझे कौन सा करना है, तो यहाँ पर क्या वो बच्चा अपने काम खुद करना चाह रहा है। ऑटोनॉमी में यही पढ़ाया था, मतलब कि अपने टॉयलेट जो उसके होते हैं, टॉयलेट करना, पॉटी करना, अपना ये सारी हैबिट्स के अलावा जो बच्चे और भी ज्यादा काम करने में हेल्प करने लगे, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है आपको, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, मैं बार बार बोलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन साइकोसोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, which stages describe a child who needs to learn important academic skills and compare favorably with peers in school to achieve competence। अब एरिक्सन के हिसाब से वो कौन सी स्टेज है जहां पर बच्चा एकेडमिक स्किल सीखता है, क्यों, क्योंकि उसका पीयर ग्रुप से कह लीजिए उसका कंपैरिजन होगा। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में पढ़ने की बात हमने सीखी नहीं थी, यहाँ माँ के बीच में, फैमिली मेंबर के बीच में ट्रस्ट की बात सीखी थी हमने। ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यहाँ पर हमने देखा था कि बच्चा जो है अपनी आइडेंटिटी ढूंढता है कि मैं आगे जाके क्या बनना चाहता हूँ, तो वहां पर इससे रिलेटेड तो कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में क्या होता था कि बच्चा अपने काम खुद से करना चाहता था, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट बचता है आपका इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, यानी कि जहां पर बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत करता है पढ़ने में, आप कह लीजिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि अगर उसने मेहनत नहीं करी तो कहीं ना कहीं वो दूसरों से इंफीरियर रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो यहाँ पर सेम यही बात हो रही है, कंपैरिजन होगा, इसलिए वो जो है एकेडमिक स्किल्स ढंग से सीखने की ट्राई करता है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है, आगे बढ़े यहाँ से, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ चाइल्ड स्ट्रगल्स टू डू वेल इन स्कूल व्हाट प्रॉब्लम माइट इमर्ज। अगर एक बच्चा स्कूल में स्ट्रगल कर रहा है, मतलब उसको कुछ परेशानी हो रही है, तो बच्चा क्या फेस करेगा। सबसे पहला कि बच्चे को जो है स्ट्रगल करेगा अपनी फीलिंग के साथ कि कहीं मैं इंफीरियर ना रह जाऊं। अब देखिए पिछला क्वेश्चन भी इससे रिलेट करता था, बच्चा क्या है
एकेडमिक्स में मेहनत करेगा ताकि वो पीछे ना रह जाए। वो किससे रिलेट करता था? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी से। अब यहाँ कहा है कि बच्चा जो है स्कूल में ढंग से नहीं कर पा रहा, तो उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम आएगी? उसके अंदर आएगी इंफीरियर होने की प्रॉब्लम, कि अगर मैं दूसरों से पीछे रह गया तो मतलब अपने आप को दूसरे से कम महसूस करेगा। तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछेंगे। Question number 11. A boy who is learning to ride a bicycle will have to discard many wrong movements until he learns to how to ride it perfectly. The principle underlying this process of learning is called. एक बच्चा है जो बार बार साइकिल चलाना सीखता है और उसमें बहुत बार गलतियां करता है जब तक उसको ढंग से ना आ जाए। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सबसे देखिए, रॉन्ग मूवमेंट्स यानी कि एरर, जब तक बिल्कुल सही ना हो जाए तो क्या होगा? गलतियां जब तक करो जब तक सही ना हो जाए। ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेट करता है? ट्रायल एंड एरर से रिलेट करता है। देखिए कैसे फटाफट हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, मतलब कॉन्सेप्ट जान लिया कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी मुझे सारे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो आई होप सो आपके भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे क्वेश्चन से, या फिर जो आपको पॉइंट्स दिए थे पढ़ने के लिए उनसे रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12. A principle in Thorndike theory reveals that the strength of the bond decreases proportionately with the non-use of a particular bond or a connection over a period of time. What is the name of this principle? यहाँ पर बोला गया कि थॉर्नडाइक के हिसाब से वो कौन सा प्रिंसिपल है जहां पर जो बॉन्ड है, बॉन्ड यानी एक तरीके से आप कह रहे जो लर्निंग है, वो लर्निंग डिक्रीज हो जाती है। कैसे डिक्रीज हो जाती है? जब आप उसका नॉन यूज करते हैं, यानी कि जब आप बार बार उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। नॉन यूज करना मतलब प्रैक्टिस नहीं करना, यूज करना मतलब कि प्रैक्टिस करना। तो जहां पर आप यूज नहीं करते हैं तो वो कौन सी हो जाती है? वो हो जाती है लॉ ऑफ डिसयूज। आपको यही बताया था कि अगर आप रेगुलरली चीजों को प्रैक्टिस करेंगे यानी कि यूज में करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बने रहेंगे। इसलिए आपको हर बारी टेस्ट दिया जाता है। अगर आपकी क्लासेस जहां तक हो रखी है वहां तक आपके टेस्ट हो चुके तो हम दोबारा वहीं चले जाते हैं, जैसे दोबारा हमने 1 से स्टार्ट कर दिया, ताकि आपका लॉ ऑफ यूज होता रहे, आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होती रहे। क्योंकि अगर आपने लॉ ऑफ डिसयूज कर दिया, आपकी प्रैक्टिस बंद कर दी, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे वॉश आउट हो जाएंगे आपके माइंड से। तो इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि लॉ ऑफ डिसयूज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. The study of learning is mostly associated with which school of psychology? कौन सी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से आपकी लर्निंग रिलेट करती है? अब सीधा देखो, लर्निंग में आपको कौन कौन सी थ्योरी पढ़ाई थी? आपको पढ़ाई थी मैंने क्लासिकल कंडीशनिंग, आपको पढ़ाई थी मैंने ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये कौन से रिलेट करती थी? बिहेवियरिज्म से रिलेट करती थी। क्योंकि लर्निंग क्या है? एक तरीके का टेम्पररी, या फिर आप बोल लीजिए एक तरीके का थोड़ा परमानेंट या फिर टेम्परेरी चेंज होता है आपके बिहेवियर के अंदर। तो सीधा सीधा आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा कि ये बिहेवियरिस्ट यानी कि व्यवहारवादी से रिलेट करती है। कोई इसमें मतलब ज्यादा कुछ लगाना पड़ा, कोई साइंटिफिक लॉजिक भाई हमें तो समझ नहीं आता, डायरेक्टली आपको सब चीजें पढ़ाई हुई हैं और आंसर आपके निकल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है द कंडीशन स्टिमुलस। सबसे पहला कि कंडीशन स्टिमुलस जो है एक रिस्पॉन्स है अनकंडीशन स्टिमुलस से। अब स्टिमुलस थोड़ी ना रिस्पॉन्स होगा, स्टिमुलस के बाद रिस्पॉन्स आता है। कंडीशन स्टिमुलस कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है कि ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस ही होता है जो बाद में जाके कंडीशन रिस्पॉन्स निकालता है, इसलिए हम इसको कंडीशन स्टिमुलस बोलते हैं। यस, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। जरा थोड़ा सा ना डिटेल में समझेंगे क्योंकि कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहेगी। हमने डॉग वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि किस तरीके से पैवलोव ने जो है बच्चों उनको डॉग को सलाइवा सीक्रेट करना सिखाया था। तो क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डॉग के आगे फूड रख दिया। अब फूड को देखते ही वो सलाइवा सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता था। लेकिन जब उन्होंने बेल बजाई, तो जब बेल बजाई तो उसने डॉग ने कोई भी सलाइवा सीक्रेट करना स्टार्ट नहीं किया। तो बच्चों जो ये हमारी बेल थी ना, ये हमारी बेल ही थी न्यूट्रल स्टिमुलस। इसका मतलब है एक ऐसा स्टिमुलस
जिसके बाद आपको कोई रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने उसको कंडीशन करना स्टार्ट किया, फूड के साथ साथ बेल भी बजानी स्टार्ट कर दी, तो धीरे धीरे आपका जो ये न्यूट्रल स्टिमुलस था, यानी जो आपकी जो ये बेल थी, ये ही कंडीशन स्टिमुलस बन गई। क्योंकि कंडीशन मतलब जिसकी आपने हैबिट डाल दी। तो इसके हिसाब से क्या आंसर हुआ आपका कि कंडीशन स्टिमुलस जो है वो न्यूट्रल स्टिमुलस ही होता है, जो आगे जाके कंडीशन रिस्पॉन्स लाने की क्षमता रख लेता है। क्योंकि बेल के थ्रू भी क्या था, वो बाद में सिर्फ और सिर्फ बेल के थ्रू कंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि सलाइवा सीक्रेट करना स्टार्ट कर दे रहा था। तो आपका आंसर इसके हिसाब से बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज अ प्राइमरीली पार्ट ऑफ। कॉन्सेप्ट आपका किसका पार्ट है? इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल या फिर सोशल? कॉन्सेप्ट कहाँ बनते हैं? माइंड के अंदर बनते हैं। माइंड किससे रिलेट करता है? इंटेलेक्चुअल से रिलेट करता है। कुछ ज्यादा मेरे को साइंटिफिक लॉजिक या फिर थ्योरीज लगाने की नीड नहीं पड़ी, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बहुत। आई होप से किसी भी बच्चे का ये आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द करंट व्यू ऑफ चाइल्डहुड एज्यूम्स दैट। बच्चे के हिसाब से, बचपन के हिसाब से क्या बात सही है? ठीक है, आप करंट व्यू अगर कुछ नहीं, आप देखो चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के हिसाब से क्या बात सही। पहला कि जो बच्चे हैं वो अडल्ट के मुकाबले मतलब कई तरीकों से सेम होते हैं। सेम होते भी हैं, नहीं भी होते, क्योंकि देखो माइंड, मेंटल लेवल अलग है, फिजिकल लेवल अलग है, बहुत तरीके से अलग है ना, तो सिमिलर तो नहीं हुए ना। कहीं कहीं सेम हो सकते हैं बाय चांस तुक्के से, लेकिन वैसे सिमिलर नहीं होते। नेक्स्ट है कि चिल्ड्रन को यंग अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। नहीं, हमेशा क्या बोलते हैं, बच्चे हैं बच्चों की तरह रहो। चाइल्डहुड क्या है? एक वेटिंग पीरियड है, एक ठहराव का टाइम है। चाइल्डहुड कभी भी ठहराव का टाइम नहीं है, यहाँ पर रेगुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती रहती है। नेक्स्ट है चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड है जहां पर ग्रोथ होती है और चेंज होता है। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि चाइल्डहुड के टाइम पर आपकी ग्रोथ होती रहती है, आपके अंदर डेवलपमेंट होता रहता है। तो चाइल्डहुड के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17। At about what age can a child describe the difference between a bird and dog? एक बर्ड और डॉग के बीच में बच्चा डिफरेंस करना कब सीख जाता है? कौन सी उम्र में? 4 साल, 6 साल, 8 साल या फिर 10 साल? तो अब देखिए बर्ड और डॉग में बच्चा कब डिफरेंस करना सीखेगा? जब उसके कॉन्सेप्ट बन चुके होंगे। और कॉन्सेप्ट बनना कब स्टार्ट होते हैं? वो स्टार्ट होते हैं प्री ऑपरेशनल में। और प्री ऑपरेशनल कौन सी एज के अंदर आता है? वो आता है आपका 6 इयर्स एज जो है प्री ऑपरेशनल एज के अंदर आएगा। तो यहाँ पर इसके हिसाब से जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? देखा आपने किस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को रिलेट किया, कुछ समझने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि बर्ड और डॉग बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना कि ये जानवर है, इसके 4 पैर हैं, ये बर्ड है, ये आसमान में उड़ती है। कॉन्सेप्ट बनने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चे का इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 18। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट? नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सज्जीकरण के हिसाब से क्या बात यहाँ पर सही है? अब आपको मैंने रीइंफोर्समेंट पढ़ाए थे, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो आपको नेगेटिव के बारे में क्या सही है ये बताना है। सबसे पहला कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट दोनों सेम है। देखो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट दोनों सेम नहीं होते हैं, आपको बताया गया है ऑलरेडी। क्योंकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, आप उनकी कोई प्यारी चीज उनसे ले लेते हैं। मतलब क्या हुआ, आपने नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कुछ ले लेना, पॉजिटिव मतलब कुछ देना। और इसमें क्या होगा, आप उनकी कुछ प्यारी चीज उनसे ले लेंगे, तो क्या ये पनिशमेंट हुआ? पनिशमेंट में तो आप उन्हें कोई दर्द वाली, पीड़ादायक चीजें देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है कि ड्यू टू द प्रेशर ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्सर, यानी कि जब आप बच्चों को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं तो उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स है उसका रिपीटेशन जो है बढ़ जाता है। यस, रिस्पॉन्स का रिपीटेशन बढ़वाने के लिए ही हम देते हैं। ये सही लग रहा है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी देखेंगे। नेक्स्ट है कि जो नेगेटिव रीइंफोर्सर है इसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है वांटेड रिस्पॉन्स, कि हम जो चाहते हैं कि तुम ऐसा मत करो,
तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे देंगे। ऐसा नहीं, हम यहाँ पर रीइंफोर्समेंट क्यों देते हैं, हम देते हैं कि हमें जैसा रिस्पॉन्स बच्चों से चाहिए वैसा रिस्पॉन्स हम बच्चों के अंदर से ला सके, उसलिए ही रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ये प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं वांटेड रिस्पॉन्स की। अब आप यहाँ पे देखो, दोनों में सेम बात कही है, लेकिन यहाँ पर वांटेड रिस्पॉन्स है और यहाँ पर वांटेड रिस्पॉन्स नहीं लिखा। अब यहाँ से समझो आंसर क्या होगा सही। रिस्पॉन्स तो आएगा, लेकिन कैसा आएगा, नेगेटिव भी, वांटेड रिस्पॉन्स आएगा, अनवांटेड रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पर ये चीज तो मेंशन नहीं करी ना, लेकिन हमें नेगेटिव में क्या चाहिए, हमें वो रिस्पॉन्स चाहिए जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पर वांटेड वर्ड मिसिंग था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेगेटिव रीइंफोर्सर इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ वांटेड रिस्पॉन्स, यानी कि नकारात्मक प्रबलक वांछित प्रक्रिया की संभावना को बढ़ाता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19, फॉर मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट इफेक्ट और गिवन रिवॉर्ड शुड, अगर आप चाहते हैं कि जो आप रीइंफोर्समेंट यानी कि जो आप उनको सद्दीकरण दे रहे हैं उसका सबसे ज्यादा फायदा हो सके, तो आपको रिवॉर्ड किस प्रकार देना चाहिए। ऑप्शन बी कि जैसे ही रिस्पॉन्स हो गया तब दे दो। ऑप्शन बी रिस्पॉन्स आने के पहले ही दे दो। ऑप्शन सी रिस्पॉन्स के साथ साथ दे दो। ऑप्शन डी थोड़ा सा टाइम देके दो। अब जैसे मैं आपका एग्जांपल देती हूँ, मैंने बच्चे को बोला कि चलो टू का टेबल सुनो। अब क्या मैं टू का टेबल सुनाने से पहले उसे रिस्पॉन्स दे दूंगी? नहीं ना, इससे क्या होगा, बच्चा तो पहले रिस्पॉन्स मिल गया तो क्यों सुनाएगा। अगला है साथ में ही दे दो। अब टू का टेबल सुनाने ही लग रहा है, अब आपको क्या पता आगे जाके गलती कर दे, तो साथ साथ तो नहीं दोगे ना। नेक्स्ट है आज टू का टेबल सुना दो परसों दूंगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होनी चाहिए, जैसे ही बच्चा टू का टेबल सुना के हटेगा, अगर उसने ठीक सुनाया तो जबी के जबी उसके बाद उसे दे दो। तो यानी कि इमीडिएटली अपॉन द रिस्पॉन्स, तुरंत बाद लागू करे, तभी रीइंफोर्समेंट का सबसे ज्यादा फायदा हो सकेगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखे आप, सॉरी 20। क्वेश्चन नंबर 20, द एप्लीकेशन ऑफ एन एवर्सिव स्टिमुलस इज। आप देखना कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे मैम ने तो ये पढ़ाया ही नहीं। यहाँ पर ना थोड़ी सी मैंने आपकी ना इंग्लिश की लैंग्वेज को इंक्लूड कर दिया। वहां पर सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, ये सब तो पढ़ते ही होंगे ना कि क्या सिनोनिम्स होते हैं या फिर किसका क्या मीनिंग होता है। तो एवर्सिव का ना इसके लिए आपको मीनिंग आना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, बस थोड़ा सा घुमा दिया। एवर्सिव स्टिमुलस का मतलब होता है जिस स्टिमुलस से आपको परेशानी मिले, यानी कि जिससे आपको पीड़ा मिले, जिससे आपको प्रॉब्लम हो, वो वाला स्टिमुलस। और जब बच्चों को कोई पीड़ा वाला स्टिमुलस देते हैं, यानी कि जिससे बच्चों को परेशानी हो, वो क्या होता है, वो पनिशमेंट होता है, क्योंकि उससे बच्चे को दुख मिलता है, उससे बच्चे को परेशानी होती है। तो एवर्सिव स्टिमुलस क्या है, एक तरीके का पनिशमेंट है। कॉन्सेप्ट वही था, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को यहाँ पर डेवलप करने का जरूरत था। अगर जिन बच्चों को एवर्सिव का मतलब पता होगा तो वो पनिशमेंट यहाँ पर इजीली रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मुश्किल नहीं था। मुश्किल क्या था, एवर्सिव का मतलब जानना। आई होप सो अब आपको एवर्सिव का मतलब पता चल गया होगा, जिनको नहीं पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग द रीइंफोर्समेंट इज कंटिंजेंट अपॉन। ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट कब मिलता है? अब देखो, स्टिमुलस पे मिलता है, रिस्पॉन्स पे मिलता है, दोनों पे मिलता है। स्टिमुलस के हिसाब से कभी भी रीइंफोर्समेंट प्राइज नहीं मिलता है। बच्चा किस तरीके का रिस्पॉन्स करेगा उसके हिसाब से मिलता है रीइंफोर्समेंट। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिस्पॉन्स के हिसाब से, नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स जो होगा उसके हिसाब से रीइंफोर्समेंट मिलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 22, which schedule of reinforcement in operant conditioning is likely to produce steadiness in acquired behavior? ऐसा कौन सा reinforcement है जिसकी वजह से steadiness आ जाए? steadiness यानी कि ठहराव आ जाए, मतलब कि कम ना हो। आपका जो लर्निंग हो रहा है उसका लेवल नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए, मतलब आपका कंटिन्यूसली एक लेवल बना रहे लर्निंग के लिए। अब जब आप बात करेंगे जहां पर आपकी लर्निंग नीचे ना हो, एक लेवल बना रहे, तो वहां पर क्या बोलते थे आप, जो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा आपको वही वाला रीइंफोर्समेंट अप्लाई करना होगा इसके लिए। और आपको बताया गया है कई बार कि सबसे बेस्ट वाला जो रीइंफोर्समेंट होता है
वो होता है वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी कि सज्जीकरण की परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझना था बस। आपको चीज पहले ही पढ़ाई हुई है, लेकिन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा घुमा दिया तो वहीं पे माइंड में इधर उधर अफरा तफरी मच चुकी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। Research suggests that in a diverse classroom, a teacher's expectation from her students dash their learning। एक रिसर्च यानी कि एक रिसर्च हुई जिसके हिसाब से एक क्लास में बहुत प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, मतलब डाइवर्स क्लासरूम है, वहां पर एक टीचर की एक्सपेक्टेशन क्या होगी अपने बच्चों से, मतलब लर्निंग और टीचर की एक्सपेक्टेशन के बीच में आपको रिलेशन बताना है कि जो पहला ऑप्शन की जो टीचर की एक्सपेक्टेशन होगी उसका बच्चों की लर्निंग पर फर्क पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी कि सिर्फ और सिर्फ टीचर के एक्सपेक्टेशन ही है जिसकी वजह से लर्निंग पर फर्क पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ टीचर के एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से बच्चों की लर्निंग पर फर्क पड़ता है। अगला है कि टीचर के एक्सपेक्टेशन कोई रिलेट ही नहीं करती। ऐसा कैसे भैया? अगर मेरी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, ऐसा हो सकता है? मेरी आप सबसे एक्सपेक्टेशंस है ना कि आप कैसा परफॉर्म करें, तो क्यों नहीं है रिलेशन? रिलेशन है। नेक्स्ट है कि कोई इफेक्ट ही नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कितना भी एक्सपेक्ट कर लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब कैसे लर्न करेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि कुछ इम्पैक्ट होता है। हम सब क्या होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो काम करते हैं, नहीं यार मैम नाराज हो जाएंगी, मैंने अगर काम नहीं किया तो मैम मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती हैं, इसलिए क्या होगा कि जो टीचर के एक्सपेक्टेशंस है उनका फर्क पड़ता है लर्निंग के ऊपर। तो इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 24। Negative reinforcement involves the termination of a pleasant situation, while the punishment involves causing an unpleasant condition, is an attempt to eliminate। Negative reinforcement में क्या होता है, आप कोई प्लेजेंट चीज टर्मिनेट कर देते हैं यानी कि हटा लेते हैं, और पनिशमेंट में क्या होता है, आप कोई अनप्लेजेंट चीज देते हैं। किस लिए? किस चीज को एलिमिनेट करने के लिए आप ये सारी चीजें करते हैं? ऑप्शन ए, कोई भी रिस्पॉन्स, मतलब आप कोई भी रिस्पॉन्स को, मतलब चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, बिना जाने कोई भी रिस्पॉन्स को आप हटाने के लिए, मतलब कि एलिमिनेट करने के लिए क्या कुछ करेंगे? नहीं, आपको पता होना चाहिए कैसा रिस्पॉन्स। अगर कोई अच्छा रिस्पॉन्स है और वो हटा दिया तो नुकसान हो जाएगा ना। क्वेश्चन ऑप्शन बी, डिजायरेबल रिस्पॉन्स। अब जो आप चाहते हैं कि रिस्पॉन्स आए बच्चे के अंदर, क्या आप कभी भी उस रिस्पॉन्स को एलिमिनेट करना चाहेंगे? आप चाहते हैं कि बच्चे के 20 में से 20 आए, ये क्या है? एक डिजायरेबल रिस्पॉन्स है, बिहेवियर है, तो इसको कभी भी एलिमिनेट करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अनडिजायरेबल बिहेवियर। यस, ये होगा। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कोई कमी है, आप उसको हटाना चाहते हैं, तो इसलिए आप बच्चों को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं कि अगर तुम हमेशा होमवर्क नहीं करके लाते, अगर तुमने कल भी होमवर्क नहीं किया तो कल से तुम गेम्स के पीरियड में नहीं जाओगी। ये क्या हुआ? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुआ ना। तो इससे क्या होगा, बच्चे का जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। In class teaching, the step of introducing a lesson is based on which law of learning? जहां पर आप पहले बच्चों को लेसन का इंट्रोडक्शन देते हैं वो कौन से लॉ से रिलेट करता है? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एनालॉजी, लॉ ऑफ एसोसिएशन। अब देखिए आपने क्या किया, यहाँ पर बच्चे को इंट्रोडक्शन दिया ताकि बच्चे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन जाए, बच्चा थोड़ा सा पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। लॉ ऑफ इफेक्ट में तो क्या होता था कि क्या परिणाम निकलेगा। अब यहाँ पर आपने लेसन स्टार्ट ही नहीं किया तो उसके परिणाम की क्या बात करें कि अच्छा परिणाम निकलेगा बुरा परिणाम निकलेगा, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस कि ताकि बच्चा जो है तैयार हो जाए पढ़ने के लिए। यस, आप क्या करते हैं, पहले अपने लेसन का इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं हमेशा क्लास के स्टार्टिंग में क्या बोलती हूँ कि आज हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, एंड में हम क्विज करेंगे। इससे क्या होता है, आप सब रेडी हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं सीखने के लिए। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ से? नेक्स्ट देखते हैं, स्कीमा। स्कीमा क्या है?
सबसे पहला ऑप्शन, ये एक नॉलेज है जिसके हिसाब से हम दुनिया को समझते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कुछ नहीं, बस प्रोसेस है जिसकी वजह से हम नई इंफॉर्मेशन को लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कि ये एक प्रोसेस है जिससे हम अपनी पुरानी नॉलेज और नई नॉलेज के बीच में बैलेंस बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, कुछ भी नहीं। अब देखिए, नई इंफॉर्मेशन स्कीमा नहीं होती। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, स्कीमा क्या है? एक सेट ऑफ नॉलेज होता है जो ऑलरेडी हमारे पास होता है, और उस सेट ऑफ नॉलेज के हिसाब से ही हम आगे जाकर काम करते हैं। तो ये एक न्यू इंफॉर्मेशन तो नहीं है। प्रोसेस क्या है? ओल्ड नॉलेज और न्यू नॉलेज को बैलेंस करना स्कीमा नहीं होता। ये एसिमिलेशन है ना, अकोमोडेशन के अंदर आता है, स्कीमा नहीं होता। तो देखिए, स्कीमा क्या है? आपकी एक नॉलेज है जो आपका हेल्प करती है दुनिया को समझने के लिए, इंटरप्रिटेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जेन्स मदर हैज टू क्रैकर्स। जेन के मदर के पास दो क्रैकर हैं, दोनों ही इक्वल साइज के हैं। ठीक है, एक क्रैकर ये है और एक क्रैकर ये है, दोनों ही सेम साइज के हैं। उन्होंने क्या किया, एक क्रैकर को 4 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, और उन्होंने जेन को बुलाया कि बताओ जेन तुम कौन सा वाला लोगी। अब जब इन्होंने इसको बांटा तो थोड़ा सा ना ऐसे करके रख दिया। ठीक है, अब जेन को दिखा ये 4 है और ये 1 है। जेन को लगा नहीं, 4 तो ज्यादा होते हैं, वो तो 1 कम है, मैम ने बताया था 1 2 3 4, 4 तो ज्यादा है। अब जेन ने कुछ नहीं सोचा कि वो साइज उतना ही है, बस क्या वो उसी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। तो यहाँ पर कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है? अकोमोडेशन, इगोसेंट्रिज्म, फॉल्स बिलीफ, कंजर्वेशन। बहुत इजी है, अभी पहले ही एक्सप्लेन किया था पूरा। ये आता है कंजर्वेशन के अंदर, जहां पर बच्चा देखता है नंबर ऑफ थिंग्स कितनी ज्यादा, फैली हुई चीजें कितनी ज्यादा, कितने ज्यादा एरिया में चीज है, वो बच्चा उसी को ज्यादा मानता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि संरक्षण आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, जेन हैज लर्नड टू फीड हर सेल्फ विद अ स्पून। जेन ने अपने आप स्पून से खाना खाना सीख लिया। एक दिन उसकी मम्मी उसे फोक यानी कि कांटा दे देती है, तो जेन क्या है, उस कांटे से भी खाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर जेन ने फोक को क्या करा, अकोमोडेट किया, अप्रोप्रिएट किया, एसिमुलेट किया, इनिशिएट किया। अब आप ध्यान से समझो, ये क्या था? उसने स्पून से खाना खाना सीख लिया है। ये क्या है? उसकी ओल्ड नॉलेज है। उसको फोक मिला, कांटा मिला, ये क्या है? एक न्यू कॉन्सेप्ट है, एक न्यू नॉलेज है। उसने क्या किया, फोक से ही खाना खाना शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया, अपनी ओल्ड नॉलेज का इस्तेमाल करा नई नॉलेज में। पुरानी नॉलेज क्या की, चम्मच से कैसे खाना चाहिए, और फिर उसने उसी नॉलेज का इस्तेमाल करा, उसी चीज को फिट कर लिया नई नॉलेज में, यानी कि कांटे से खाना कैसे खाए। तो जब आप अपनी पुरानी नॉलेज का यूज करते हैं, कोई नई नॉलेज में उसे फिट कर लेते हैं, तो ये क्या कहलाती है? एसिमिलेट कहना कहलाती है। क्लियर है? पुरानी नॉलेज का इस्तेमाल कर लिया नए काम को करने के लिए, बिल्कुल हटाया नहीं है उसने। ये नहीं कहा कि चम्मच से तो खाना ही गलत, हमें तो कांटे से ही खाना चाहिए, वो तो रिप्लेस करना हो जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, पुरानी नॉलेज को मिक्स कर लिया। तो ये हम एसिमिलेशन में पढ़ते हैं, यानी कि आत्मसात में कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, Piaget believed that children in the pre-operational stage have difficulty taking perspective for another person. पियाजे के हिसाब से जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, उसमें बच्चे को दूसरे की चीजें समझने में दिक्कत होती है, मतलब कि दूसरे की बातों को समझता नहीं है। तो ये किससे रिलेट करता है? रिवर्सिबिलिटी से, इगोसेंट्रिज्म से, मेटाकॉग्निशन से, कंस्ट्रक्टिविज्म से। कंस्ट्रक्टिविज्म तो होगा नहीं, इसमें तो नए कॉन्सेप्ट बनाना होता है। मेटाकॉग्निशन अपने ही सोच के बारे में सोचना, यहाँ पर हम दूसरे की सोच के बारे में बात कर रहे हैं। ये है इगोसेंट्रिज्म। इगोसेंट्रिज्म में यही होता है, क्योंकि बच्चे को क्या लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ ना वो सही है, जो बारिश है ना वो मेरे लिए हो रही है, बारिश सबके लिए नहीं हो रही। मतलब दूसरे की जो थिंकिंग है उसको वो समझ ही नहीं पाते, वो सिर्फ अपनी ही थिंकिंग को सही मानते हैं कि जो होता है सब मेरे लिए होता है, मैं ही सही हूँ, मैं हूँ दाता, मैं हूँ भगवान। तो ठीक है, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि अहकेंद्रवाद। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30, Erikson hypothesized that people pass through 8 psychosocial stages in their lifetime. What happens at each stage? एरिक्सन के हिसाब से हर एक लाइफ टाइम पे बच्चा अलग अलग स्टेज से गुजरता है, तो उन स्टेजेस पर क्या होता है?
सबसे पहला कि एट ईच स्टेज डेवलपमेंट डज नॉट स्टैग्नेट, यानी कि कहीं पर भी विकास नहीं रुकता, विकास चलता रहता है। एरिक्सन ने विकास की तो बात ही नहीं करी, एरिक्सन ने तो मोरालिटी की बात करी थी। अगर यहाँ आपको मोरालिटी विकास के बारे में बात होता तो हम इस ऑप्शन के बारे में सोच सकते थे, लेकिन मोरालिटी तो कहीं गिवन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पर हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ क्राइसिस होते हैं जिनको वो सॉल्व करना चाहता है। यस, ये आपको मैंने पढ़ाया था कैरिक्सन में, हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगी और उस प्रॉब्लम यानी कि उस क्राइसिस को उन्हें सॉल्व करना होगा ताकि आगे आने वाले स्टेज में उसको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो हमें आंसर चाहिए था वो हमें मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 31, वाइगॉट्स्की की जो थ्योरी है वो डायरेक्टली सपोर्ट करती है कोऑपरेटिव लर्निंग को। ठीक है, अब इसके बारे में क्या बात सही है कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में, ये ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, बच्चे कॉम्पिटिट करते हैं, बच्चे कॉम्पिटिट नहीं करते, कोऑपरेटिव लर्निंग में एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी, एक ही स्टूडेंट बाकी सबकी हेल्प करता है, एक ही स्टूडेंट नहीं करता, आपस में सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो यानी कि स्टूडेंट हेल्पिंग वन अनदर, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करना, ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। स्टूडेंट जो है रोल मॉडल होते हैं, स्टूडेंट रोल मॉडल नहीं होते, बेसिकली एक दूसरे को बस हेल्प करते हैं कॉन्सेप्ट को सीखने में, काम करने में। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 32, अकॉर्डिंग टू प्याजे, प्याजे की थ्योरी के हिसाब से कंस्ट्रक्टिविज्म का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या है। ऑप्शन ए कि बच्चा जो है फिजिकली रूप से एक्सपीरियंस करता है और इंटरेक्शन करता है, कॉन्सेप्ट को सीख लेता है। ऑप्शन नंबर बी कि इमोशनल अपलिफ्टमेंट के थ्रू लर्निंग, इमोशनल की तो प्याजे ने बात ही नहीं करी, इमोशनल वर्ड देखते ही काट दो। अगला है कि बच्चे जो है सोशल रूप से सीखते हैं, प्याजे ने सोशल की भी बात नहीं करी, काट दो। ठीक है, अगला है एक्टिवली बिल्ड मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन, बच्चा क्या है एक्सपीरियंस करके और इंटरेक्ट करके सीखता है। अब देखो ये दोनों सेम है, ऑप्शन नंबर ए और डी, लेकिन यहाँ पर फिजिकल लिखा है और यहाँ पर फिजिकल नहीं लिखा है, तो आप ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ अगर बच्चा फिजिकली रूप से कोई चीज करेगा क्या तभी कंस्ट्रक्टिविज्म हो पाएगा, दिमागी रूप से मेंटली रूप से भी तो चीजों को एक्सपीरियंस कर सकता है, वहां से भी तो कॉन्सेप्ट बना सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली बच्चा कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट नहीं करता है, तो इसके हिसाब से सिर्फ इसी वजह से ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा और जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बच्चा जो है मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग बनाता है, कैसे, एक्सपीरियंस के हिसाब से और इंटरेक्शन के हिसाब से। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपको पढ़ाया गया था, ये कैसा डेवलपमेंट है। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बना देती हूँ, ये बच्चा है, पढ़ाया था मैंने, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है और ये होता है वो एरिया जो बच्चे किसी भी तरह से काम नहीं कर सकता, चाहे वो किसी की हेल्प से करे चाहे वो अकेला करे। ठीक है, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है और ये वो एरिया है जिसको बच्चा किसी की भी हेल्प से भी नहीं कर सकता। तो ये क्या है, ये एग्जैक्टली वही है जहां पर बच्चा काम करे, तो क्या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये है, नहीं, ये तो नहीं है, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ये एक पॉइंट नीचे है जहां बच्चा काम कर रहा है, अब इससे नीचे तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ये तो पहला ही पॉइंट है, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आउट ऑफ द जोन of where the child is presently functioning, out of the zone, तो ये भी है, ये भी है, यानी कि बच्चा जिस जोन में काम कर रहा है उससे बाहर जो जोन है, लेकिन क्लियरली तो किया ही नहीं कि ये वाला जोन या ये वाला जोन, जोन तो दोनों ही बाहर है, तो हम इसको थोड़ी ना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोल देंगे। नेक्स्ट है जस्ट अबव, यानी कि जो इससे बिल्कुल इसके अगला है वो कहलाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यस, ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जो इससे ऊपर है बिल्कुल नेक्स्ट जो है वो ही कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये क्या होता है, जहां पर बच्चा किसी की हेल्प से कोई काम कर सकता है उसे बोलते हैं हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 33, इन एरिक्सन स्टेज थर्ड कौन सी थी, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, द बिहेवियर टिपिकल ऑफ चिल्ड्रन वुड बी। स्टेज 3 में बच्चे का जो बिहेवियर है वह कैसा होगा,
पहला बच्चा अपनी इमेज बनाएगा, इमेज तो सेल्फ आइडेंटिटी में बनाता है, जहां पर बच्चा आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है बच्चा फिजिकल रूप से और सोशल रूप से चीजों को ढूंढेगा। सी है मेंटल रूप से ढूंढेगा। एंड ऑप्शन नंबर डी मतलब कि दूसरों के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से काम करना बताया जाएगा। अब देखो इनिशिएटिव में क्या होता है, बच्चा अपने काम खुद करने की कोशिश करता है। और कैसे काम, फिजिकली काम, जैसे कि बर्तन मम्मी खाना खाया, सबने बर्तन जाके रख दिए, ठीक है। साइकिल खुद चलाने की कोशिश करी, अपने कपड़े खुद अपनी अलमीरा में रखने की कोशिश करी। तो बच्चा इस टाइम पे ना मेंटली रूप से तो काम करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन फिजिकली रूप से तैयार हो जाता है। तो सोशल बिहेवियर तो देखो अलग बात है, लेकिन हमें अपना आंसर कहाँ से पता चला, हमें अपना आंसर पता चल गया फिजिकल से, क्योंकि बच्चा फिजिकली रूप से इनिशिएटिव में ही काम करता है। तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 35। Kohlberg's contribution to moral reasoning as advanced from Piaget theory was that his work with children involved. कोलबर्ग की जो थ्योरी थी मॉरल रीजनिंग में, उसमें किसकी बात करी थी? गेम खेलते थे, गेम तो नहीं खेलते थे, गलत हो गया। मॉरल डिलेमा होता था, पेरेंट्स से पूछना होता था, या फिर सिंपल बच्चों को देखते थे। देखो ये भी गलत, ये भी गलत, इसमें सोचना ही नहीं है। आई गारंटी हूँ कि मतलब जितने बच्चों ने सबका ये ठीक होगा अगर सबने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो। कोलबर्ग की थ्योरी में क्या होता था, मॉरल डिलेमा होते थे, हर जगह एक बच्चा कंफ्यूजन में होता था कि अब हमें क्या करना चाहिए मॉरलिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? आगे बढ़े यहाँ से क्वेश्चन नंबर 36। In which schedule of reinforcement the delay intervals vary as per a previously decided plan? एक ऐसा रीइंफोर्समेंट बताइए जहां पर जो इंटरवल है वो वेरी करता है, बाकी कुछ नहीं देखना, इंटरवल वेरी करे, यानी कि वेरिएबल इंटरवल। पूरा कुछ क्वेश्चन मतलब ऐसा समझने की, ऑप्शन सारे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा वर्ड से हमने रिलेट कर दिया। इंटरवल वेरी यानी कि वेरिएबल इंटरवल यानी कि परिवर्तनीय अंतराल अनुसूची इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 37। Whenever behavior is not correlated to any specific eliciting stimuli, जहां पर बिहेवियर एलिसाइटिंग स्टिमुली से रिलेट नहीं करता तो वो कौन सा बिहेवियर होता है? देखो मैंने आपको दो प्रकार के रिस्पॉन्स पढ़ाए थे, एलिसिटिंग और एमिटेड। एलिसिटिंग रिलेट करता है किससे? आपकी जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, और यहाँ पर बोला है एलिसिटिंग से रिलेट नहीं करता है। तो यानी कि जो एलिसिटिंग से रिलेट नहीं करता है वो कौन सा हो गया? वो हो गया एमिटेड। और एमिटेड किससे रिलेट करता था? वो रिलेट करता था आपका ऑपरेंट बिहेवियर से। अब आपने समझा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करो, स्टेप्स करो, एक दूसरे से आगे बढ़ो। एलिसिटिंग से रिलेट ना करता हो, एलिसिटिंग से रिलेट नहीं करता एमिटेड, और एमिटेड किससे रिलेट करता है? ऑपरेंट बिहेवियर से। क्योंकि मुझे एमिटेड कहीं भी आंसर नहीं दिया तो मैं ऑपरेंट बिहेवियर ढूंढूंगी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 38। Which theorists believe that while the ages at which children mature vary somewhat, all children go through four stages of cognitive development that occur after certain neurological changes. पूरा डेफिनेशन पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फोर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिए थे? पियाजे ने दिए थे। ठीक है, रिलेट कर लिया, आंसर कैसे निकलता है, कुछ ज्यादा उसमें कंफ्यूजन में घुसने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 39। द डेवलपमेंट दैट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको दो प्रकार के पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था प्रॉक्सिमल डिस्टल, एक पढ़ाया था सेफलोकर्नल। जो सेंटर से पेरिफेरी जाए और जो सेंटर से पेरिफेरी जाता है वो होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल। इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी, ये सी से शुरू हो रहा है और ये सी से शुरू हो रहा है, तो दोनों सी से शुरू हो रहे हैं तो ये एक दूसरे का आंसर नहीं होंगे, तो यानी कि जो दूसरा बचा वो सेंटर वाला आंसर होगा। ये मतलब मैंने इस तरीके से याद किया था इसको। अगर आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझ आए वो तो बहुत ज्यादा अच्छा ही है, लेकिन एक ट्रिक है इसको याद करने की, ठीक है। तो सी से पी रिलेट नहीं करता तो इसका आंसर यही होगा। सेंटर टू पेरिफेरी कहाँ होता है? प्रॉक्सिमल डिस्टल के अंदर होता है। क्लियर है? चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 40। एक 6 साल की बच्ची है जो मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छी
एबिलिटी दिखाती है स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जो उसके दोनों पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। ठीक है, वो हर एक दिन अपने बच्चे को कोचिंग के लिए भी भेजते हैं, ट्रेनिंग के लिए भी भेजते हैं। अब उसकी जो लड़की है वो स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? हेल्थ अच्छी है, ट्रेनिंग अच्छी है, डिसिप्लिन अच्छा है, न्यूट्रिशन अच्छा है, हेरिडिटी अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छा है। अब देखो यहाँ पर क्या बात हुई, उसके पेरेंट्स भी स्पोर्ट्स पर्सन थे, यानी कि उसे जो स्पोर्ट्स वाली क्वालिटी है वो शायद हेरिडिटी से मिली है, तो यानी हेरिडिटी तो पॉइंट होगा इसका। अब देखो यहाँ पर बस एक ही पॉइंट है जिसमें हमें हेरिडिटी गिवन है, सीधा सीधा ये आंसर हो जाए, लेकिन समझो हेरिडिटी तो है ही, लेकिन साथ साथ उसके जो पेरेंट्स हैं उसे रोज प्रैक्टिस करने के लिए भी भेज रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिस कहाँ हो रही है, एनवायरनमेंट के अंदर हो रही है, यानी कि एनवायरनमेंट का भी रोल है बच्चे को एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनाने के लिए। तो इसके हिसाब से जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आनुवांशिकता और पर्यावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक एकदम डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई परेशानी है किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आपको पता है कि आपको आपके हर एक डाउट का जवाब मिलता है एसएससी यूपीएससी पीडीएफ पर। ठीक है, तो चलिए, किसी को डाउट हो तो कमेंट करना, और अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना वीडियो, और कमेंट कर कर भी जरूर बताना कि आपको टेस्ट कैसा लगा, टेस्ट की क्वालिटी कैसी थी, लेवल कैसा था, समझाने का तरीका क्या आपको पसंद आया, मतलब कि आपको क्या चीज अच्छी लगी, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपकी कोई एडवाइस है, आपकी कोई सजेशन है, तो वो भी वेलकम है आपके कमेंट के जरिए। ठीक है, और अगर आपके नोन में कोई है तो उसके साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में। और हाँ, मंडे से आपकी मैथ्स की क्लास बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट हो चुकी है। बच्चों क्या होता है, जब क्लासेस स्टार्ट करनी होती है इसके पीछे बहुत सारा काम होता है। आपको लग रहा हो कि डिले पे डिले हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं जब आपकी क्लास नंबर 1 जब से स्टार्ट होना, एकदम आपकी रेगुलरिटी में क्लासेस चलती रहे। तो क्लास नंबर 1 आपकी मंडे से अवेलेबल है, तो आप अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस भी बिल्कुल जोरों से शुरू कर दीजिए दीपक सर के साथ। तो चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।